हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम OCM का चैप्टर 2 रिवीजन करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अंकित मिश्रा है और मैं आपको OCM का रिवीजन करा रहा हूं और इन फ्यूचर आगे भी वीडियोस आती रहेंगी सारे सब्जेक्ट की, तो आप लोग टेंशन मत लो। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी जैसे ये फंक्शन का मतलब क्या होता है, मुझे आप ये बताइए। फंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो मैनेजमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वर्क किस तरह से हो रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए फंक्शंस के, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। हमको ये पूरे चैप्टर में बस यही पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को रहने देते हैं और फंक्शंस एंड मैनेजमेंट का यहाँ भी आपको दिया गया डेफिनेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग क्या होता है? देखो, प्लानिंग का जो ये मीनिंग है ना, आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना चांसेस है प्लानिंग ही पूछता है। ठीक है, तो आपको इसका ना जो मीनिंग है वो पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। देखो अभी प्लानिंग बोल क्या रहा है। Planning is a basic function of management. Every function of management is based on a planning. It includes deciding the things to be done in advance. Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. It focuses on organization, objective and develop various courses action. देखो, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है या कुछ भी डिसीजंस लेने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज के लिए पहले ही से आपको सब कुछ सोच के रखना पड़ेगा। दैट मीन्स पहले से ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। तभी जाके आप क्या कर पाओगे, क्विक डिसीजंस ले पाओगे और तभी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर पाएगा। अभी देखो, दो जन ने उन्होंने डेफिनेशन दिया था, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर आप किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हो तो उससे क्या रहता है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव से वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ से, समझ लो मैं रहता हूँ गोरेगांव में, अगर आपको यहाँ से अंधेरी जाना है तो अंधेरी जाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे मैं यहाँ से 5 मिनट का वॉक लेके बस लूंगा या तो ऑटो प्रिफर करूंगा, देन मैं स्टेशन जाऊंगा, स्टेशन से देन अंधेरी में जाऊंगा। तो ये क्या है, ये आपका क्लियर है ऑब्जेक्टिव कि अगर मेरे को अंधेरी जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा। ठीक है, वही बता रहा है। हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। आपको वो रास्ता दिखाना पड़ेगा जहां पे मैं एक्शंस लूंगा वो सारी चीजें का। जैसे प्लानिंग इंश्योर दैट गोल्स ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। तुम्हारा गोल्स अगर तुमको एकदम सही से दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर क्या होगा, दे एक्ट एज अ गाइड। अभी देखो जो मैनेजर होगा वो तुमको क्या करेगा, तो उसको मालूम है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको कैसे डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो आपको क्या करेगा, आपको गाइड करेगा कि नहीं ऐसे चलो। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट टाइम आए हो, अगर आपको नहीं मालूम है कि अंधेरी कैसे जाना है, तो क्या आप किसी से पूछ के जाओगे कि हाँ वो आपको बताएगा, गाइड करेगा कि पहले आप ये बस लो, बस से भी जा सकते हो या तो डायरेक्ट ऑटो से जा सकते हो। देन फिर उसके बाद आपको एक स्टेशन आप लोकल लेके देन फिर आप डायरेक्टली अंधेरी चल जाओ। ठीक है, वही है। प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। अब देखो, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। देखो, अगर आप किसी चीज के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके हो तो क्या करता है, आपको मालूम है हाँ ये चीज अगर प्लान के अकॉर्डिंग होगा ना तो आप ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। आप बोलोगे कैसे? अभी देखो, जैसे कि कोई है, आपको एक ग्रुप असाइनमेंट मिल गया या ग्रुप प्रोजेक्ट मिल गया कंपनी में, तो आपको मालूम है कि मेरे को उसको करना कैसे है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो और आप तुरंत ही करोगे वो चीज। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें क्या बता रहा है, इट हेल्प्स टू मैनेजर टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स and selecting course of action is beneficial for the organization. Planning leads to efficient working of employees due to proper plan. देखो, अगर प्रॉपर प्लानिंग से अगर तुम कोई भी चीज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, प्लस आपका क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो भी ग्रो करेगा। ठीक है, अभी 4 पॉइंट है, मिनिमाइजिंग द रिस्क। अभी देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि भाई
जितना हो सके उतना कम रिस्क लो, ठीक है, वही इसमें बताया गया है। एंड नाउ फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। देखो ये जो वर्ड्स है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये आपको सब में मिलेगा। रीजन क्या है कि अगर आप जिस वे में प्लान कर रहे हो, जैसा प्लान किए हो सके तो उसको आप ना पूरी तरह से उस पे फोकस करो और उस चीज को यूटिलाइज करो, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अगर आपका प्लानिंग सही से रहेगा, प्रॉपर रहेगा, तो उससे क्या आप डिसीजंस भी अच्छे से ले पाओगे। तो वही होता है इसमें भी, अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट है तो आपका डिसीजंस भी परफेक्ट ले पाओगे। यूजफुल इन सेटिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग, अब देखो planning sets out standards controlling so the actual performance can be compared with the standards and manager can be find out the deviation if we between actual and the standard performance. Such deviation can be bridged by taking controlling steps. Therefore planning provides basics for control. It also important maintaining discipline, working place and organization. देखो यूजफुल ऑफ सेटिंग एंड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं आपको। अगर आप किसी चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से आप चीजों को कंट्रोल भी करोगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज एकदम प्रॉपर वे में चाहिए, अगर उसने उस प्रॉपर वे में नहीं किया है उस चीजों को, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, हमको कैसा है एकदम मेरे को प्रॉपर वे में करके दे, जैसा मैंने तुझे बताया जो मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग है वैसा ही करके दो। तो ये पॉइंट आपको समझा। अब जाते हैं हम लोग 8वें पॉइंट पे, क्या बोल रहा है ये, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेटिव ऑफ एक्टिविटीज, इट रिड्यूस ओवरलैपिंग अमॉन्ग एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लोजली लिंक with each other which is the considered in the process of planning. Sound planning interrelated all activities and resources of an organization, thus various departments works as per overall plan, coordination is achieved. देखो फैसिलिटेट और ये कोऑर्डिनेशन और एक्टिविटीज, अगर आप कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग के हिसाब से तो आप कर ही रहे हो, प्लस आपका कोऑर्डिनेशन भी रहना चाहिए ना भाई। मालूम पड़ा आप प्लान के हिसाब से उसको समझा रहे हो कि ऐसा ऐसा करना है, बट आपका और उसका अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो क्या वो कुछ और वे में जाएगा, तो एट द एंड तो तुम्हारे कंपनी को ही घाटा होगा ना। तो हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन रखना है, ठीक है। अदर मैनेजमेंट फंक्शन, देखो फैसिलिटेट्स टू अदर मैनेजमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टुवर्ड अचीविंग गोल, गोल इज सेट टू बी प्लानिंग स्टेज, ठीक है। यूजफुल प्लान इज रेडी, द मैनेजमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग अंडरटेकिंग फैसिलिटी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब फैसिलिटेट्स ऑफ अदर मैनेजमेंट फंक्शंस में यही बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन से वो जैसे प्लानिंग को इंपॉर्टेंस दे रही है, जिस वे में प्लानिंग के हिसाब से जैसा जा रही है वो सबको इंपॉर्टेंस दे उस वे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो उसी वे में अगर हम करेंगे तभी जाके हमारा स्मूथ फ्लो, आई मीन स्मूथ होगा बिजनेस, ठीक है, स्मूथ फ्लो में चलेगा। अब देखो इस प्रमोट्स, देखो ये भी है ना सब में आएगा, ये जो ना प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, इसका मतलब क्या होता है, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज का, ये सिंपल सा मतलब है। इनोवेटिव का मतलब कोई न्यू वे में थिंक आप सोच रहे हो, न्यू वे में थिंक कर रहे हो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नया चीज लेके आ रहे हो मार्केट में इन द सेंस, तो हमको क्या करना है, उस चीज को प्रमोट करना है। तो इसी के साथ हमारा प्लानिंग डन हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे पॉइंट पे जो है ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आपको दिया है। आपको देखो इस चैप्टर में ना स्टूडेंट्स सबका मीनिंग आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ो, कि थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ, नहीं, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आएंगे ना तो आप मीनिंग एटलीस्ट लिखोगे तो मीनिंग पे ही आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मीनिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका मीनिंग क्या दिया। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंग एंड रिक्वायर रिसोर्सेज टुगेदर
such as man, money, material, machine and method, grouping, arranging properly for achieving the objectives. The planning management decide to done future, whereas organizing function deciding ways and means to achieve has been planned. The function is an important and execution of a plan which gave to prepare the top level management. देखो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा चीज है ना कि जब तक आप ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं रहोगे, आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ये हेल्प्स करता है आपके प्लानिंग को वे में चलने के लिए। ठीक है, प्लानिंग जैसा चल रहा है तो उस पे आपको फोकस करने के लिए क्या चाहिए, एक ग्रुप रहनी चाहिए जो उस प्लानिंग पे फोकस करे और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, अब नाउ डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लो। ठीक है, हम सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो मतलब मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हम ये देखेंगे। फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी आपको मिल रही है उसको आप टाइम पे करो। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस लीड टू आइडेंटिफाई एन अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, grouping and assigning the activities in the task administration where process according to operational activity thus। देखो इसका एक ही सिंपल मतलब है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना अलग अलग वर्क मिलेगा, अलग अलग टास्क मिलेगा, उसको वो टास्क टाइम पे कंप्लीट करना है। ठीक है, वही बताया गया है इसमें। ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। अब देखो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आपके ग्रुप में कुछ ऐसा डिफरेंट वे में कर रहे हो जो बहुत स्पेशल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क रिलेशनशिप in which work divided into units and departments. The division of work helps in bringing specialization in various activities of organization। देखो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इधर मैंने अभी आपको जो बताया, अगर आप अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है, फॉर एग्जाम्पल भाई ये अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है, ये सेल्स में बहुत अच्छा है और ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ग्रुप को उस चीज में डिवाइड कर देंगे, तभी ना हमको अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ब्रिंग स्पेशलाइजेशन वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लो। अब देखो डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली, मतलब अगर इधर मैं लिख दे रहा हूं, समझो कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो क्लियरली आपको आपका जॉब बताए कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। ठीक है, अभी मालूम पड़ा आप जॉब पे आ गए बट आपको कोई वर्क ही नहीं मिला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। डिफाइंस जॉब प्रॉपरली, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस कैटेगरीज में फिट बैठोगे वो इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में इतना नॉलेज ले लेते हैं उन लोग कि उनको मालूम पड़ जाता है आपको किस कैटेगरी में रखना है, किस कैटेगरी में नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं 4 पॉइंट पे। क्लैरिफाई इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किया था उसमें भी यही सारी चीजें आई थी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सारी सेम चीजें आगे भी आएंगी, तो आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस दिमाग लगाना है। ठीक है, एक ही चीज है। अब मुझे बताओ वहां जो मैंने अथॉरिटी का मतलब और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बताया था, क्या वो इधर डिफरेंट होगा? नहीं ना, वही बात है कि अगर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, अगर आपको कुछ अथॉरिटी दे रहे हैं तो साथ ही साथ अथॉरिटी के साथ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बोलते हैं ना, जैसे कि मूवीज में भी सुना रहे होगे, ग्रेट पावर कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही चीजें यहाँ भी है। ठीक है, एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब देखो एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट, जो
जो एम्प्लॉय और उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, या तो मैनेजर या उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके साथ हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट, बातचीत अच्छे से रखना है, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है हमको, तभी जाके क्या होगा, एक स्मूथ कन्वर्सेशन हो पाएगा हमारे बीच में, और जो भी डाउट्स रहेगा, जो भी प्लानिंग रहेगा, जो भी ऑर्गेनाइजिंग हम करेंगे वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, this function determines different position, departments, activities and roles are clearly structured। अभी देखो हर एक मैनेजमेंट में सब कुछ के लिए ना अलग अलग चीज होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, उसको हमको क्या करना है, क्लियरिफाइड स्ट्रक्चर वे में बताना है। The outmost core is taken while placing right person at a right job and right authority and right responsibility। देखो ये सेम चीज आपने वहां भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ, आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ कमांड में था या राइट्स में था, प्रिंसिपल ऑफ, हाँ प्रिंसिपल ऑफ कमांड में ही था, यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखो यही इसमें भी वही बता रहा है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा आपका, जब कोई राइट पर्सन आपके राइट जॉब के लिए बना होगा, तभी ना जाके इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। अब देखो हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन, क्या होता है, पहली बार सुना रहेगा, बहुत स्टूडेंट्स लोग डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नहीं जानते, बस सीधा आगे बढ़ जाते। देखो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक्सपांड करते जा रहे हैं, एक्सपांड करते जा रहे हैं। यहाँ भी अगर फॉर एग्जांपल मेरा मुंबई में भी ब्रांच है, तो मैं उसको डाइवर्सिफाई, उसको और भी आगे आगे फैला रहा हूं उस बिजनेस को, उसको बोला जाता है। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन अ स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शन। देखो मैं कब से स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, इसी चीज के लिए। जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बेहतर बनेगा, प्लानिंग अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, तो आपका जो प्रोसेस रहेगा, जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वो कैसा स्मूथली आगे बढ़ेगा। ठीक है। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर clarifies the job position, it clearly state the duties and responsibilities to everyone can work according to clarity of job power, helps in increasing mental satisfaction and create sense of security among the employees। देखो create sense of security means मतलब अगर हमने एक राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए रखा है और वो वही जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसके माइंड में एक ऐसा रहना चाहिए, हाँ भाई मतलब एज ए इधर मेरा जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, और उसको भी कुछ ड्यूटीज रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जो उसको फुलफिल करनी पड़ती है। स्कोप ऑफ इनोवेशन। अभी स्कोप ऑफ इनोवेशन देखो सेम वर्ड आया, उधर था प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, यहाँ स्कोप ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ही वही होता है कि कुछ नई चीजें लाना मार्केट में। ठीक है। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको बोला था ये हर पॉइंट हर बार आएगा सब में। मतलब जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको आप क्या करो, फुल्ली यूटिलाइज करो। नाउ अभी हम चलते हैं स्टाफिंग पे। अब देखो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अपराइजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड द बेस्ट वर्कफोर्स। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, और ये पूछा भी है बहुत बार एग्जाम्स में, आपके प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, बट ये आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पढ़ो, ये मीनिंग्स स्टाफिंग का। ठीक है। अब देखो स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हम वो देखते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। Staffing is the key to effective performance of other function management such as planning, organizing, directing, controlling, competent workforce, work affairs, different functional areas, production, state, finance। अब देखो स्टाफिंग का मतलब यही होता है कि जब हम किसी पर्सन को किसी चीज के लिए रख रहे हैं, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि वो पर्सन कौन से फील्ड में या कौन से ग्रुप में परफेक्ट बैठेगा, तभी ना हम उसको लेते हैं।
ठीक है। अगर हम लोग उस पर्सन को उसी ग्रुप में रखेंगे, फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग का ही वर्क करेगा, एक सेल्स पर्सन सेल्स का ही वर्क करेगा, तो क्या होगा, जो हमारा जो मैनेजरियल फंक्शन होता है, जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, वो क्या रहेगा, एकदम इफेक्टिव चलेगा, एकदम स्मूथ चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यही सारी चीजें हैं। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज का है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे से इफेक्टिव यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है बस जा रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। अब देखो कॉर्डियल रिलेशनशिप क्या होता है, ये भी एक है वही बात हो गया यार, कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप दोनों एक साथ बना के रखना है। देखो जैसे दिस फंक्शन इज हेल्पफुल टू बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो बस पॉइंट्स अलग आ जा रहे हैं। इसके बदले अगर आप देखोगे ना, बिल्ड्स कोऑर्डिनेशन या बिल्ड्स रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है यही पॉइंट, बस तुमको क्या समझ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसके रिलेटेड भी उसने वही बोला है कि अगर आपका जो रिलेशनशिप आपके मैनेजर से और सबऑर्डिनेट का या एम्प्लॉय का अच्छा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक हेल्दी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब देखो ये क्या करता है, स्टाफिंग एक चीज है कि ये ना, जैसे जैसे आप मैनेज में वर्क करते जाओगे, मैनेजमेंट में जैसे जैसे आप स्किल्ड होते जाओगे, आपका ऑटोमेटिकली माइंड भी डेवलप होते रहेगा, आपका थिंकिंग पावर भी डेवलप होते जाएगा। वही बोला है कि ये हेल्प करता है हमको क्या करने में, जो हमारे जो रिसोर्स है उसको ये क्या करता है, ये डेवलप कर देता है। ठीक है। अब देखो हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। और ये हमको देखो, जब हम लोग एम्प्लॉयज को ट्रेंड करते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि हमको बेटर कैसे यूज करना है टेक्नोलॉजी का कैसे बेटर यूज करना, और जितना हो सके उतना हम उसका क्या करें, यूटिलाइज करें। वही बताया गया है। इंप्रूव एफिशिएंसी। अब देखो एफिशिएंसी क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान है ना आपको ऐसे ऐसे ट्रेनिंग दिखाए जाते हैं जिससे, जैसे कि आपका जो समझो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एफिशिएंसी है कि मैं सिर्फ 4 घंटा पढ़ सकता हूँ, मैं 5 घंटा पढ़ सकता हूँ, बस इतना ही आपका एफिशिएंट है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको उस परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। Training and development programs are offered to employees for self-development and organizational development. Proper selection, organization, and equality of employees through proper training, performance level employees to be can be improved. तो वही क्या करते हैं, आपको इम्प्रूव करते हैं उनके। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, देखो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, क्वालिफाइड एफिशिएंट स्किलफुल वर्कर्स ऑलवेज असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबको मालूम है कि अगर आप किसी कंपनी में 10-15 साल से काम कर रहे हो, तो वो कंपनी के लिए आप एक बहुत, ये बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत महत्व रखते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट असेट्स हो, कि भाई दैट मीन्स उसने अपना लॉयल्टी बना के रखा है कंपनी के टूवर्ड्स, तो कंपनी को ऐसे ही पर्सन्स चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम कंपनी भी क्या करती है, उस पर्सन्स को इंक्रीमेंट करने के लिए इंसेंटिव देती रहती है या बोनस देती रहती है उनको, ताकि वो और भी कंपनी में साथ देते रहे। ठीक है। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, देखो क्या क्या एसेंशियल कंट्रीब्यूशन से हम लोग देखेंगे। स्टाफिंग इंश्योर्स टू कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट एम्प्लॉयज। देखो स्टाफिंग क्या करता है, वो कंटिन्यूटी ग्रोथ करते रहता है ऑर्गेनाइजेशन, वो करवाते रहता है। ठीक है। ताकि जो सिलेक्शन एबिलिटी प्रोस्पेक्टिव्स एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस, ताकि अगर फ्यूचर्स में कोई भी चैलेंजेस आए उसको वो क्या कर सकते, इजिली टैकल कर सके। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। अब देखो हर एक एम्प्लॉय के मन में ना एक ही चीज रहता है कि यहाँ पे मेरी जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, एक अगर मैंने एग्रीमेंट 2 साल का बनाया, क्या उसके बाद ये मेरे को अलाउ करेंगे रहने के लिए कि नहीं करेंगे, वही बताया गया। अगर ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट कर रही है एम्प्लॉय को, नहीं आपका जॉब सिक्योरिटी है, हम आगे भी आपके साथ काम करना चाहेंगे, तो इसमें क्या होता है, उस पर्सन को थोड़ी एक मोटिवेशन मिलती है, हाँ भाई मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मेरी जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा। मेंटेन हार्मनी। हार्मनी का मतलब मैंने आपको बताया था, आई थिंक हम लोग ने हार्मनी के बारे में साइंटिफिक में बात की थी, साइंटिफिक रिसर्च में वो जो
फेडरिक विंस्लो टेलर थे, उन्होंने बताया था साइंटिफिक एनालिसिस, उसी में हमने ये बात की थी। अब देखो, इन अ स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल और रिक्रूटमेंट, एंड रिक्रूटमेंट मतलब सिलेक्ट जो करते हैं, placed as well as their performance regularly, a prize promotions are given to the made and daily communicate concerned employees, bring peace and harmony in the organization। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन या जो एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में वेल परफॉर्म करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, अप्राइज करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, और उनको एज अ पीस, ब्रिंग पीस एंड हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखो एक एक्टिविटी दिया है, व्हाट इज द राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, ये आप लोग करो, ये ऐसी एक्टिविटी है। बट नाउ स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि हर एक जो मैनेजमेंट जो आपको इंस्ट्रक्शन गाइड करता है, उसको आपको उस वे में फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। समझो ये एक हायरार्की लेवल है, इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे जो है, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। कौन आ रहा है? सबऑर्डिनेट्स आ जा रहे हैं यहाँ पे। एंड सेकेंड में कौन है? तुम्हारे सारे मैनेजर्स एंड लीडर्स आ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा जो मेन है, बॉस, सीईओ जो भी बोलते हैं हम लोग, वो आ जा रहे हैं। अब देखो, बॉस जो है, अगर उसे, बॉस को कुछ डायरेक्शन देना रहा तो किसको देगा? मैनेजर्स को। मैनेजर को देगा, मैनेजर फिर किसको देगा? अपने सबऑर्डिनेट्स को देगा। तो ऐसे ही हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो एक दूसरे को क्या देती रहती है? डायरेक्शंस करती रहती है, डायरेक्ट करती रहती है, ताकि जो काम है हमारा परफेक्ट हो, ठीक है। नाउ अभी हम लोग ये आ जा रहे हैं इसके पॉइंट्स पे, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इनिशिएटिव एक्शंस। अभी देखो, इनिशिएटिव एक्शंस का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपको एक ऐसा मीटिंग्स में या तो कुछ ऐसा आपको तुरंत डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो प्लान है वो सबको देख के आप क्या कर सको, तुरंत एक्शंस ले सको अपने प्लान के ऊपर, ठीक है। वही बताया गया, डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोज एक्टिविटी द प्लान्स एंड हेल्प्स टू एम्प्लॉय टू एवरी एक्शन initiate through timely directions, proper instruction given to the coordinates while completing the assigned manager subordinates what to do, how to do and when to do। देखो, यही सारी चीज बता कि उसको कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बताता है। वो कौन गाइड करता है? एक मैनेजर होता है जो आपको डायरेक्ट करता है, जैसे कि आपको एक असिस्ट करता है। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज द वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन व्हिच हेल्प्स टू इंटीग्रेटिंग द एफर्ट। जब तक आप एक दूसरे से कम्युनिकेशंस नहीं करोगे, अगर मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेशंस नहीं करेगा, तब तक वो क्या करेगा, वो अपना बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाएगा ना कंपनी के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसको कोई टास्क दे दिया, अगर वो टास्क उसको मालूम नहीं है कि उसको कैसे करना है, जब तक आप उसको डायरेक्ट नहीं करोगे उसके लिए, जब तक आप उसको डायरेक्शन नहीं दिखाओगे, तब तक वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही इस पॉइंट में बताया गया। एंड द थर्ड पॉइंट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। देखो, सेम पॉइंट्स आ रहे। मीन्स ऑफ मोटिवेशन मीन्स कि देखो, अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें कोई भी अगर मोटिवेशंस नहीं देगा, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में का जो फ्लो है वो स्मूथ नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रेशराइज्ड हो जाएंगे, ठीक है, वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यही सारी चीज है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स ऑफ मोटिवेशंस होते हैं, हमको उसको क्या करना है, मोटिवेट करना है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब वही बता रहा है यहाँ पे, जॉब सिक्योरिटी। अगर आप देखो, हर एक एम्प्लॉय जो कोई भी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना, वो एक ही रूल फॉलो करता है, ताकि मैं इस कंपनी में कैसे ना कैसे 1-2 साल रहूं और स्टेबल मुझे मिलेगा, बट स्टेबल जॉब सिक्योरिटी मुझे मिलेगा कि नहीं, वो हमेशा ये सोचता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि जो उनके जो सबऑर्डिनेट्स है उनको एक स्टेबल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, यानी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए उनको, ठीक है। कॉपिंग विद द चेंजेस।
कॉपिंग विद द चेंजेस मीन्स का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे देखो ट्रेंड्स मार्केट में आती है ना, उस हिसाब से उस ट्रेंड्स को कॉपी करके आपको आगे बढ़ना रहेगा। नाउअडेज अगर मार्केट में कोई ट्रेंड आ रहा है, जैसे कि देखो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड आता है, कोई पर्टिकुलर चीज का ट्रेंड आ रहा है, जैसे मार्केट में कभी कभी देखोगे ना कि बहुत पर्सन स्टॉक मार्केट के बारे में बोल रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट का ट्रेंड आ रहा है, या मे बी कोई प्रोडक्ट के बारे में लोग बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, तो उसका ट्रेंड आ रहा है, तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से उनको चेंज होना पड़ता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब देखो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे पॉइंट्स एक ही बार हो रहे हैं। आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको आप क्या करो, बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करो, यूज करो। टीम्स क्रिएट टीम स्पिरिट, देखो हमने ये पॉइंट्स पढ़ा था, इसके दे टीम्स में करके पढ़ा था हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में। क्रिएट टीम स्पिरिट, जब तक आपका टीम स्पिरिट क्रिएट नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप टीम स्पिरिट का मतलब आपको मालूम पड़ गया रहेगा, मतलब वही मोटिवेशन, डायरेक्शन, हर एक पर्सन अगर एक पर्सन को सपोर्ट करेगा अपने टीम में तो क्या होगा, टीम स्पिरिट क्रिएट होगा और उन लोग बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, अब देखो जो आपका जो लीडर रहता है ना या मैनेजर, वो क्या करता है, आपके जो कैपेबिलिटीज है उसको वो देखता है कि हाँ ये पर्सन कितना कैपेबल है, कि कितने टाइम तक ये क्या वर्क कर सकता है, किस चीज के लिए बहुत अच्छा है, वो सारी चीजें ना एक लीडर ही पहचान पाता है आपने। तो वो क्या करता है, उस चीजों को वो ढूंढता है आपके अंदर में से, एंड देन फिर उसको वो सपोर्ट करता है, इंकरेज करता है, ताकि आप क्या कर सको, ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी लेवल, देखो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी लेवल का मतलब क्या होता है, ये सेम पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब अगर आपका 2 घंटे का पढ़ने का लिमिट है तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैनेजर्स लीडर है तो आपको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, 2.5 घंटा करेंगे, 2.5 से फिर थोड़ा 3 घंटा करेंगे, 3 से फिर 3.5, ऐसे ऐसे करते करते आपका क्या करेगा, एफिशिएंसी जो लेवल है उसको इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो कोऑपरेशन का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेशन, अगर आप सबके साथ कोऑर्डिनेट करोगे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, कोऑपरेशन करोगे कभी कभी, तो क्या होता है उससे आपका क्या रहेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथ फ्लो में रन करेगा। देखो हर बार आ रहा है स्मूथ फ्लो, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 1-2 से ज्यादा बार रिपीट होते हैं ना आपके पॉइंट्स में, तो उस चीज को आप मार्क कर लिया करो, और वो चीज जब आप पेपर्स में लिखोगे ना तो वो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेटिंग, अब देखो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, कोऑर्डिनेटिंग आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ पाओगे। चलो उस ट्रिक को देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनकरेज टीम स्पिरिट, ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है। गिव प्रॉपर डायरेक्शन, ये भी पढ़ चुका है आपने। बस देखो पॉइंट्स वही है, बस थोड़े से लैंग्वेजेस के फर्क हो गए, ठीक है। फैसिलिटिंग मोटिवेशन, जब तक मोटिवेशन नहीं दोगे टीम स्पिरिट कब आएगी भाई, स्पिरिट कब, जब तक आप किसी पर्सन को मोटिवेट नहीं करोगे, इंकरेज नहीं करोगे, उसके अंदर जो परफॉर्म, वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा ना। जब कोई अगर किसी इंसान का तारीफ करता है तभी ना जाके वो क्या करता है, और मेहनत करता है, ठीक है। अब देखो जब ये तीनों होगा तभी ना तो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, ये तो हर पॉइंट में आ रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द थिंग इज, ये पॉइंट इसलिए कॉमन है कि जो आपका, अगर आप ऑर्गेनाइज प्लानिंग कर रहे हो, आप स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हो, तो उसमें जो भी आपका रिसोर्स है, जितना भी आपके पास रिसोर्स को बेहतर आप करो और यूटिलाइज करो, अच्छे से वेस्ट मत करो किसी चीज को, वही बता रहा है। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे ही आप ये 4 चीज को फॉलो करोगे ऑलरेडी क्या होगा, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, ठीक है। वही बोला इंप्रूव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे वो पर्सन आपसे क्या थोड़ा रिलेशनशिप बनता जाएगा उस पर्सन से। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई, आप जैसे 10th में थे, स्कूलिंग में था, ठीक है, स्कूल से जैसे ही बाहर आए, न्यू वर्ल्ड आया, बहुत जन के स्कूल फ्रेंड्स ही सेम कॉलेज में हो गए, बट किसी किसी को तो नए फ्रेंड्स मिले, तो जो नए नए फ्रेंड्स मिलते उनसे देखो आप 1 दिन बात करोगे, 2 दिन बात करोगे, अच्छे से व्यवहार करोगे तो स्टार्टिंग में आपका कोऑर्डिनेशन बन जाए, फिर उसके बाद दोस्त बन गए, फिर कुछ भी बोलो,
कोऑर्डिनेशन क्या है, मतलब अगर जब तक वो इंसान आपको नहीं पहचान रहा है, आप उससे कैसे से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे ताकि वो क्या कर सके, आपका और उसका रिलेशन अच्छा बन सके। ठीक है, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। देखो ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया था, आप अपने आप को हायर एफिशिएंसी तक कैसे बैठा पाओगे। जैसे कि अगर आप 2 घंटे बैठते तो 2.5 घंटा बैठोगे, फिर 3 घंटा बैठोगे, फिर सारे, इसी से आप क्या कर पाओगे, आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। इंप्रूव गुडविल। देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, रेप्यूटेशन। जो कंपनी का जो रेप्यूटेशन है ना, वो कैसे इंक्रीज होगा, मुझे ये बताओ। देखो गुडविल जो है इंप्रूव कब होगा और कैसे होगा, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छे तरीके से अपने कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, टास्क है, वो टाइम पे कंप्लीट देगी, उसके जो मार्केट शेयर है वो अच्छा ग्रो करेगा। तो ये 3 वजह से ना ऑटोमेटिकली कंपनी के जो गुडविल है, मतलब रेप्यूटेशन, है ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इसका मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। समझो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एक XYZ शेयर्स में आप इन्वेस्ट करो, तो आप करोगे, नहीं करोगे। अगर मैं बोलूंगा आप TCS में इन्वेस्ट करो तो आप जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि TCS के फाउंडर्स कौन थे? रतन टाटा थे। तो रतन टाटा जो सर थे, उनके वजह से, उस पर्सन के वजह से क्या है, रेपुटेशन बना है उस कंपनी का। तो हम लोग जैसे ही हमारे माइंड में TCS आता है, हम सीधा रतन टाटा सोचते हैं। जैसे रतन टाटा सर जो होते हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसमें। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल्स में हमने पढ़े थे व्हाट इज इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही गोल होना चाहिए, उसको ही हम सबको एक ही फॉलो करना चाहिए, वही होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ये भी पढ़े थे, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन में हमने। स्पेशलाइजेशन, जो पर्सन जिस चीज में एक्सपर्ट है हमको उसी फील्ड में उसको डालना चाहिए। समझे आप? अगर कोई पर्सन, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर एक पर्सन अकाउंटिंग में बेस्ट है तो उसको अकाउंटिंग में डालो, अगर जो सेल्स में बेस्ट है उसको सेल्स में डालो। दोनों को अगर हम लोग अलग अलग कर देंगे तो क्या हमारा ग्रो होगा? ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, स्टक हो जाएगा। ठीक है, यही सारी चीजें थी। देखो कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या बोलता है हमको, मीनिंग आप लोग देख लो। ठीक है, कंट्रोलिंग का मीनिंग ही क्या है कि किसी, अगर कोई प्लान है आपके पास, अगर आपको डायरेक्शन भी मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, तो एक कोई मेन लीडर रहेगा जो आपको कंट्रोल करेगा ना। बेसिकली भाई पहले काम कर लो, फिर उसके बाद जहां जाना है जाओ। टाइम पास कर रहे हो तो देखो आप लोग बहुत सारे रील्स देखते रहोगे, मैनेजर आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं और उनके गाइडेंस को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फुलफिल कब होगा? जब आप सारे जो भी आपके जो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारी चीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके गोल्स जो भी थे, ऑब्जेक्टिव जो भी थे, वो फुलफिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये वर्ड फिर से आया, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसको क्या करो, अच्छे से अच्छा यूटिलाइज कर सको। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब वही वाली पॉइंट आ गई कि आप अपने एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाओगे। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, ये वो पॉइंट नहीं था। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो पर्सन जिस चीज में एक्यूरेट है उसको उसी फील्ड में डालना है ना भाई। वही हो गई बात। अगर मैं वही वाले बात, अगर अकाउंटेंट को सेल्स में डालू तो सेल्स को अकाउंटेंट में डालू तो क्या वो वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमको वो देखना पड़ता है कि ये पर्सन किस चीज में एक्यूरेट है और किस चीज में इनएक्यूरेट है। देखो मोटिवेट इंप्लॉयज, वही पॉइंट आ गए, मोटिवेट इंप्लॉयज। जब तक आप मोटिवेशन नहीं करोगे तब तक वो इंप्लॉय को क्या अंदर से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिजिकली वो तो आपके लिए दिखेगा बट मेंटली वो कहीं और रहेगा। देखो यूनिटी ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का इसमें बता दिया कि जो भी हमारा ऑर्डर है उसको फॉलो करना और जो भी जिस वे में बोला है, जो डिसिप्लिन है हमको वो मेंटेन करना। और फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, जब तक आप अपने पर्सन से, सामने वाले पर्सन से कोऑर्डिनेशन नहीं रखोगे तब तक क्या आपका स्मूथ फ्लो हो पाएगा, स्मूथ फ्लो रिलेशनशिप बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। अब देखो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय पर्सन है
हाँ, अगर वो बहुत प्रेशर कर उनको दिया जा रहा है कि वर्क टाइम पे करो, अगर वो अपना वर्क टाइम पे कर रहे हो, ऑलरेडी वो बहुत प्रेशर है, तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव्स दे देती है, इंसेंटिव्स के साथ उनको आगे प्रमोट कर देती है। तो इससे क्या रहता है, उनको हाँ ये लगता है कि अगर हम पे प्रेशर भी आ रहा है तो हमको उसके बदले क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं मेरे वर्क का। तो उनको वो क्या किया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर किया जाता है ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जैसे जैसे एफिशिएंसी, देखो वो वाला पॉइंट आ गया जो मैंने एक्यूरेसी में आपको थोड़े के लिए बोल रहा था, फिर मुझे समझ आ गया कि वो पॉइंट नहीं है। हाँ, तो ये वही पॉइंट आ गया, एफिशिएंसी। आप अपने एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस में कब बना पाओगे, जब आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ते जाएगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। अब देखो, बिल्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, गुडविल वाला। जैसे जैसे आपकी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा, वैसे वैसे उस कंपनी का जो इमेज है टुवर्ड्स मार्केट के लिए, तो मार्केट में जो पब्लिक रहेंगे वो देखेंगे, हाँ भाई ये कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, अच्छा कर रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, प्लस ट्रस्टेड है, सब कुछ देखेंगे, आपका बैलेंस शीट चेक करेंगे। हाँ, उसमें अगर लगा कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी कंपनी का जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। एक्ट एज अ गाइड। देखो ये तो कोई खास पॉइंट नहीं है कि जो भी मैनेजर रहता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता रहता है, वही पॉइंट इसमें आपको बताना है, बस यही है। बाकी इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको ही करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया। अभी हम मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसके हम रिवीजन सीरीज लाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हो, और जो पहली बार देख रहा है ना वो वीडियो, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना फोकस के साथ देखो। बाकी स्टूडेंट्स जिन लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका उनको सीधा पॉइंट क्लिक हो जाता रहेगा, बट जो स्टूडेंट्स नए आके जो देख रहे हैं ना, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना, आप थोड़ा फोकस लगा के, अगर मैंने समझो प्लानिंग खत्म कर दिया, तो जब आप मेरे वीडियो को स्टॉप करो एंड देन फिर आप उसको देखो, इससे क्या रहेगा कि आपका जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है ना, आप एक बार रीड करोगे, फिर मेरे वीडियोस को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको ना माइंड में क्लिक होता जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो पहली बार आए हैं वो इस वीडियो को ना देखे, वो जरूर देखे, बट जो मैंने अभी आपको टिप्स बताया वो उसको जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जो हमने पढ़ा है मीम्स ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन कब मिलेगा, जब मेरे को लाइक्स, व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स आएंगे, तभी मुझे भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूंगा। और सबसे फाइनल बात कि मैं आपको स्टार्टिंग वीडियो में भी बोला था, मैं आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वही एग्जाम में आने के चांसेस है। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस पढ़ने नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ वीडियो में, आपको वही क्वेश्चंस पढ़ने, उसके अलावा आप नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, लेकिन वो जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो आपको 100% पढ़ने हैं, वो आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में।